हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। यूपीपीसीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है। होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो। अपने आंसर की आप मैच कर सकते हैं। वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। इट्स 13 फरवरी को हमने वीडियो डाल दी है। आप देख सकते हैं, अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। जिन लोगों का हो चुका है क्लियर, जिनको लगता है कि भाई उनके एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस हैं, वो आज हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग करा रहे हैं तैयारी। जुडिशरी पे आपको मिल जाएंगी लेक्चर्स, ठीक है, मेंस के लिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज करने वाले हैं हम लोग जो पोर्शन है हमारा एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 से 51 की जो बात करता है, बिलोंग करता है, दैट इज ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रिलेवेंट। सो सी, ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रिलेवेंट जो है हम कर रहे हैं। सो मेरे ओपिनियन में आज वैसे वैलेंटाइंस डे भी है आज, तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे जो बना रहे हैं। जो नहीं बना रहे वो प्लीज़ एविडेंस एक्ट के साथ हमारे साथ बनाइए, ठीक है। तो 45 जो है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। तो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट का मतलब यही है कि जनरल प्रिंसिपल यही है कि अगर किसी के ओपिनियन दिए जा रहे हैं तो वो इररिलेवेंट है, ठीक है। जनरली वो इररिलेवेंट है, बट इन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं जो 45 से लेकर 51 में दिए हुए हैं कि जहां आप एक्सपर्ट के मतलब जो ओपिनियंस हैं उनको रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। तो वो कब रेलेवेंट होते हैं, कहाँ होते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट मीन्स अगर आपके पास प्री में क्वेश्चन आए तो इट इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है कि वो जो है इररिलेवेंट है, ठीक है ना। जनरल प्रिंसिपल ये है कि ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन आर इररिलेवेंट। सर्कमस्टांसेस है, केसेस हैं कब रिलेवेंट होंगी, वो है 45 से 51 में। तो सेक्शन 45 जो है ना वो बात करता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स क्या। अब पहले तो ओपिनियन को समझिए कि ओपिनियन क्या है बेसिकली। अब दुनिया भर की बातें होती हैं, गॉसिप्स होते हैं, ये से चीज़ें आप सुनते हैं, इधर की बात उधर, तो दे आर नॉट योर ओपिनियन। ओपिनियन होगा जो ऐसी कोई भी आपकी नॉलेज, आपकी कोई डायरेक्ट नॉलेज है किसी चीज़ को लेके, वो कोई आपका एक बिलीफ है, किसी चीज़ के ऊपर आप जजमेंट दे रहे हैं, कोई आपके माइंड में कोई रीजनिंग है किसी चीज़ को लेके, रीजनिंग करके आप कोई चीज़ कह रहे हैं, ठीक है, विद लॉजिकल रीजनिंग आप कोई बात कह रहे हैं। कोई आपके दिमाग में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर एक बंदा क्या सोचता है, क्या थिंकिंग रखता है कि किसी एस्पेक्ट में कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो आपके दिमाग में एक नॉलेज फ्रेम हुई है, जो आपने एक चीज़ से गैदर किया है, वो एक ओपिनियन कहलाएगा। ओपिनियन आई थिंक ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है। तो ओपिनियन क्या है, ये है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपने अपने सेंसेस का अप्लाई किया, किसी रीजनिंग को ढूंढा और उसके बाद अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो वो आपका ओपिनियन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, अब ये तो आए दिन हम सबके साथ होता रहता है, यू नो। आप जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, अपने दोस्त के पास गए, उन्होंने बोला यार मुझे ना फ़ोन ख़रीदना है नया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा खरीदूँ, तो ज़रा बता। अब इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो बंदा जिससे आप पूछ रहे हैं उसने उस चीज़ के बारे में कहीं कोई रिसर्च कर रखी हो, ठीक है ना, ये एक बंदा है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए है, बी है, दोनों फ्रेंड्स हैं। एक ने इससे पूछा कि भाई क्या है, अब सी से पूछा तो बी ने तो क्या है अपनी एक रीजनिंग लगा के उसने इस पे रिसर्च कर रखी थी, भाई कौन सा फ़ोन है, भाई तेरे इतने बजट में है, तुझे तेरा यूसेज इतना है तो तुझे ये वाला फ़ोन लेना चाहिए, भाई तू आईफोन ले ले, तेरा तो सही है, तू तो बिज़नेस करता है, तेरे तो काम आ जाएगा, तेरा बजट भी सही है, ठीक है। तो उसने अपनी एक रीजनिंग अप्लाई करके उसको फ्रेंड को एडवाइस किया, उसने अपना ओपिनियन ये दिया कि हाँ भाई तो ये फ़ोन ले ले। अब एक सीन ए ने सी से पूछा, उसने कहा भाई कोई भी ले ले, फ़ोन तो फ़ोन ही होता है, की फ़र्क पैंदा है ना, कोई भी ले ले। तो यहाँ पे जो है उसने बिना सोचे समझे, बिना अपना माइंड को अप्लाई करे, किसी भी चीज़ के बारे में बिना सोचे हुए, बिना सेंसेस का अप्लाई करे उसने कोई बात कही है, तो डैट इज़ नॉट एन ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन वो होगा जो किसी ने रीजनिंग करके, किसी चीज़ से नॉलेज के थ्रू, ठीक है ना, उस पर थिंकिंग का प्रोसेस होना ज़रूरी है, उसमें आपने प्रोसेस किया है, अपने दिमाग को, माइंड को अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो वहाँ वो जो बात कही जाएगी वो ओपिनियन होगी। ओपिनियन किसी का भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, ओपिनियन कैन बी ऑफ एनीबॉडी, ठीक है। ये तो ओपिनियन है, सब अपना अपना ओपिनियन फ्रेम करते हैं। अब हर कोई बंदा है, ग्रो अप हो रहा है, अपनी सोसाइटी में रह रहा है, हर चीज़ लोगों से मिलता है, उनके साथ रहते रहते हर चीज़ को जानते हुए क्या हो रहा है, एक ओपिनियन फ्रेम हो रहा है ना हर चीज़ को लेके,
है ना। तो आप किसी भी चीज़ को लेके सेंसेस को अप्लाई करके, अपना दिमाग अप्लाई करके क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बिलीव करते हैं, किसी चीज़ का जजमेंट दे रहे हैं, तो वो आपका एक ओपिनियन है, ठीक है। अब जो 45 बात करता है ना, सेक्शन 45 जो बात करता है वो बात करता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। अब एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, अब एक्सपर्ट को समझना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा सेक्शन उसी पे बेस्ड है। तो एक्सपर्ट कौन होगा, कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा इंसान है जिसे एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है वो, ठीक है ना, वो साइंस भी हो सकता है, आर्ट भी हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकती है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसको कोई स्पेशल नॉलेज है, ठीक है ना। स्पेशल नॉलेज मतलब उसने उस चीज़ के बारे में स्टडी कर रखी है, ठीक है ना, उसको स्पेशल नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, या फिर वो स्पेशली स्किल्ड है उसमें, ठीक है, उसको स्किल है, स्पेशली स्किल्ड है उस कुछ पॉइंट्स पे लेके वो, ठीक है ना, कोई स्पेशल उसने लर्निंग करी है, या उसमें स्पेशल कोई स्किल है, या उसने कोई एक्सपीरियंस गेन किया है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो जिसे पर्टिकुलर नॉलेज है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, ठीक है ना, कोई स्पेशल नॉलेज है या कोई स्किल है या कोई एक्सपीरियंस है इन अ पर्टिकुलर फील्ड, तो वो आपका एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसी चीज़ के बारे में एक एक्सपर्ट होना मतलब, एक्सपर्टीज होना मतलब कि उस चीज़ के बारे में उसको ब्रीफ नॉलेज है, ठीक है ना, स्पेशली स्किल्ड है उस चीज़ में, उसने लर्निंग करी है, उसने अपना टाइम लगाया, उसने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है ना, तो दैट इज़ योर एक्सपर्ट। तो अब जो 45 बात करता है वो बात करता है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट की। अब आप लोग हैं, आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपसे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं डॉक्टर के उससे रिलेटेड, कि डॉक्टर की फील्ड से मैंने क्वेश्चन पूछा, तो क्या आप जब बता पाएंगे, नो, मे बी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, बट इट्स नॉट लाइक ओपिनियन। आपको जिसके बारे में पता यार चोट लग गई कहीं पैर में, यार पता नहीं क्या हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, तो क्या करते हैं हम, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट्स के आप ओपिनियन लेने जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया, पता करते हैं। इसी तरीके से हमारे लॉ में भी एविडेंस एक्ट में 45 में डाल रखा है ये, कि आपको ओपिनियन जो एक्सपर्ट है उसका क्या काम है, उसका काम आता है जजेस को क्या है, अब रीज़न क्या है कि जज से आप ये सपोज नहीं कर सकते, एंड आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग, ठीक है ना, कि हर एक फील्ड में उनको नॉलेज हो, नो एवरीथिंग इन एवरी फील्ड, कि एक्सपेक्ट कर सकते हो उसको सब चीज़ों का पता हो, भाई उसको लॉ का भी पता हो, उसको साइंस का भी पता हो, उसको आर्ट का भी पता हो, उसको सब चीज़ों का, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए कोर्ट में जो है जजेस को जब कभी किसी ऐसी चीज़ के ऊपर ओपिनियन फ्रेम करना होता है जहाँ पे उनको जो है किसी चीज़ का डिसाइड करना होता है, तो वहाँ पे जजेस क्या करते हैं सिचुएशंस में, दे कैन गो ऑप्ट फॉर दे कैन गो फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है ना, कि भाई ठीक है एक्सपर्ट विटनेस को बुलाया जाए। तो क्या होता है, अब किसी चीज़ के ऊपर कोई है, अब इसमें क्या है, एक बार पहले बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं फिर आगे समझेंगे, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि भाई क्या रीज़न है। तो ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट क्या कहता है, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना है, सी मतलब ये नहीं है कि डिसाइड ही करना है, ओपिनियन मतलब दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट, कोर्ट को कोई ओपिनियन फ्रेम करना है किस चीज़ के ऊपर, अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ। अब इसमें जो पर्टिकुलर नाम है ना वो याद करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इट्स फॉरेन लॉ और साइंस, या फिर आर्ट है, या फिर आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग है, या फिर फिंगर इम्प्रेशंस हैं, ठीक है। तो अगर इन चीज़ से रिलेटेड कोर्ट को कोई ओपिनियन फ्रेम करना है, तो अपॉन द ओपिनियंस अपॉन द पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ, ठीक है ना, यही बात कही है कि जो स्पेशली स्किल्ड हैं उनसे ही तो ओपिनियन लिया जाएगा। अब किसी राह चलते बंदे से तो ओपिनियन लेंगे नहीं ना, जो है कि हाँ भाई जिसको स्पेशली स्किल्ड है नॉलेज है उसी से लेंगे ना। तो दैट इज़ व्हाट इज सेइंग कि अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन फ्रेम करना है किसी भी फॉरेन लॉ पे, अब इसमें फॉरेन लॉ क्यों दरकार, क्योंकि इंडियन लॉ की तो उन्होंने पढ़ाई कर ही रखी है, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है ना, इंडियन लॉ की पढ़ाई कर रखी तो उसके लिए वो ओपिनियन लेने दूसरों के पास नहीं फिरेंगे,
दे आर सिटिंग ऑन दैट पोजिशन बिकॉज दे हैव डन द इंडियन लॉ, ओके ना। तो किसी फॉरेन लॉ पे जो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, कोई फॉरेन लॉ पे उनको कोई ओपिनियन चाहिए, तो उसके एक्सपर्ट से कोई साइंस का ऐसा, अब देखो ये बहुत ब्रॉड है, इसमें जो वर्ड दे रखे हैं साइंस, आर्ट्स, आइडेंटिटी, ये सब अपने में बहुत वाइड एरिया कवर करते हैं, ठीक है। तो किसी साइंस पे कोई उनको ओपिनियन फ्रेम करना है, किसी आर्ट से रिलेटेड कोई ओपिनियन फ्रेम करना है, तो वो क्या करेंगे, तो दे विल गो फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन थ्रू एन एक्सपर्ट। तो वो एक्सपर्ट को बुलाएंगे जिसको स्पेशल स्किल्ड है, जिसमें फॉरेन लॉ में, साइंस में, आर्ट में, और वो आपके रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे, दे आर योर रेलिवेंट फैक्ट्स। अब यहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि हम सिर्फ रेलिवेंसी क्रिएट कर रहे हैं, एडमिसिबल होगा नहीं होगा वो कोर्ट के ऊपर है, एडमिसिबिलिटी जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि खाली एक जो आपके ओपिनियन है, किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट। ऐसा नहीं है कि उसने जो कह दिया वो सही है, क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आप इतनी किसी को इतनी पावर नहीं दे सकते, ठीक है ना, इतना रिलाई नहीं कर सकते, डैट विल बी अनजस्टिस, ठीक है। तो कैसे, अब जो है सच पर्सन आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स, ठीक है ना, उनको एक्सपर्ट्स कहा जाता है जिनको कोई किसी भी फील्ड में स्पेशल नॉलेज है, स्पेशली स्किल्ड है, उनको एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। समझने की बात जो यहाँ पे और ये है कि अब कोई ओपिनियन, कोई एक्सपर्ट है, उसका ओपिनियन लेना है, एवरी ओपिनियन नहीं ले सकता ना, उसका एक प्रोसीजर है। वो बंदा भी जो पर्टिकुलर फील्ड में जिसको नॉलेज है, वो भी अपीयर होगा एज एन एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस की तरह वो आएगा कोर्ट में, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, वो कितना रिलायबल है, कितना रिलायबल नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को चेक करना, ये कोर्ट का काम है। इट इज़ नॉट कि हाँ आप सोल बेसिस पे इसकी कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। सोल बेस कन्विक्शन क्या है, सोल बेसिस आप उसको बना भी नहीं सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है ना, कन्विक्शन, ठीक है, वो नहीं, आपको कॉरोबरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को वो करने के लिए कॉरोबरेट। अब कोई आई विटनेस है, किसी ने, मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, आपने कोई जो है एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो एक्सीडेंट आपने होते हुए देखा, तो उस एक्सीडेंट में क्या हुआ, आपने देखा कि हाँ भाई वो गाड़ी है, उसको मार के चली गई, दे आर योर आई विटनेस ऑल्सो, ठीक है। और अब वहाँ पे जो है कोर्ट क्या करता है कि हाँ भाई आपकी बात सुन के उसको कहता है कि यार एक्सपर्ट ओपिनियन को लेके आया जाए, ज़रा हम भी देखें कि भाई क्या है। कोर्ट को पता चलता है मेडिकल ओपिनियन, जो आपका एक्सपर्ट का ओपिनियन, वो कहता है जी इसके जो लगाए चोट लगी ना, वो गाड़ी से तो नहीं लगी। डॉक्टर के पास लिया जाता है, एक्सपर्ट है वो फील्ड में, जिसको ना जो चोट है ना वो गाड़ी से नहीं लगी, इसको तो गोली से लगी है। अब यहाँ पे बेशक वो मेडिकल ओपिनियन दे रहा है अपना, वो बेशक एक्सपर्ट जो है अपना ओपिनियन दे रहा है, बट दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट। कोर्ट को अपना माइंड अप्लाई करना है कि कितना क्रेडिबल और रिलायबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, कितनी क्रेडिबल और रिलायबल इंफॉर्मेशन है जो कि वो किससे मिल रही है, एक एक्सपर्ट से मिल रही है, उस चीज़ के ऊपर वो खाली नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, जो इनके ओपिनियन है वो एडवाइजरी करेक्टर के हैं, ठीक है ना, दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर एडवाइजरी करेक्टर। तो कोर्ट चाहे तो उन पर रिलाई कर सकता है देख के कि हाँ भाई कि क्या है, उसको अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन जो है, जो कोर्ट के पास, जज के पास है, उनको पर्सनल माइंड अप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसने ले रखी है, ठीक है, उसके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि हाँ भाई वो डॉक्टर है, उसने जो बताया, ठीक है। बट जो वो बात कही जा रही है, एक ओपिनियन जो दे रहा है, जो एक्सपर्ट है, उस एक्सपर्ट के पास भी एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए उस चीज़ को ये बताने के लिए कि हाँ जो वो बात कह रहा है वो सपोर्टिव है, किस चीज़ पे बेसिस पे सपोर्ट कर रही है उसकी बात को, वो एवी कुछ नहीं कह रहा, उसके पास एक लॉजिकल रीजनिंग है इस चीज़ को कहने के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ पे एक्सपर्ट को क्रेडिबल है, रिलायबल है, किस चीज़ पे वो सपोर्ट करता है, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं आपकी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट में, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई जो ओपिनियन है
जो उसने ओपिनियन फ्रेम किया, उसने ओपिनियन फॉर्म करके उससे पूछा भी क्या है, तो वो कहता है जी ऐसे ऐसे है। कोर्ट को लगता है कि वो ठीक है, कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करेगी, वो देखेगी कि हाँ भाई इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, उनको कॉरबोरेट करेगी उसको, कि भाई ये जो कह रहे हैं उसको कॉरबोरेट करने के लिए भी तो एविडेंस चाहिए ना, खाली इस बेसिस पे थोड़ी ना हम फैसला कर देंगे। अब किसी की हैंड राइटिंग मैच करनी है, ठीक है, अब किसी ने बोल दिया हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाए, ठीक है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया, मैच करवाई, उसने बोल दिया कि है, बट कोर्ट खुद भी देखेगी, वो उसके लिए बाइंडिंग नहीं है कि हाँ भाई कोर्ट को उसकी बात सुननी पड़ेगी, कोर्ट हैज टू फॉर्म हिज ओन ओपिनियन, ठीक है। और यही कहा था कि जो क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्दीनेस होनी चाहिए एविडेंस को एक एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, ये कोई एब्सोल्यूट प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है ना, कि हो ही हो। तो इट इज़ नॉट ओनली रीजंस टू सपोर्ट हिज ओपिनियन बट रिजल्ट शुड बी डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेबल, मतलब कि वो जो रिजल्ट हैं वो भी दिखने चाहिए, ठीक है ना, खाली वो कोर्ट अपने जजमेंट को उस पर सरेंडर नहीं कर सकता कि हाँ भाई एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया है। तो थर्ड पार्टी के जो है इस तरीके से रेलेवेंट होंगे, एडमिसिबल होंगे नहीं होंगे, ठीक है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो अब हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे करती है, हैंड राइटिंग पे हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, ठीक है, फॉरेन लॉ हो गया, फिंगर इम्प्रेशंस हो गया, एंड हैंड राइटिंग हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। अब इनको समझने के लिए, ठीक है, इनको समझने के लिए हम इसमें अच्छा ये करते हैं, इलिस्ट्रेशन करते हैं, पर उससे पहले ही बता दूँ इसमें ना केस है बड़ा फेमस। इसमें देखो ये लंबा टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा, एक्सपर्ट विटनेस होंगे, जो आपके डीएनए टेस्ट होगा वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, क्या उनकी एविडेंशियली वैल्यू ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दयाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल का केस है ये 2012 का सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कोर्ट ने यही कहा था कि भाई एक्सपर्ट जो एविडेंस है वो ग्रेटर सेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, कि भाई कोर्ट्स को जो है एब्सोल्युटली कोई ये नहीं है कि हाँ भाई उनको एक्सपेक्ट करना, दे आर नॉट बाइंडिंग, क्रेडिबल है अगर ट्रस्टवर्दी है तो उसको एडमिसिबल कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यूजफुल होगा, रिलेवेंट होगा तो वो उसको मानेंगे, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि कोर्ट को एक फाइनल कंक्लूजन पे अराइव करने के लिए अगर वो जो ओपिनियन है वो हेल्पफुल है, वो ओपिनियन जो है वो यूजफुल है तो ठीक है, नहीं तो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, दैट विल नॉट बी रिलायबल। नो, ओपिनियंस और बिलीव्स ऑफ थर्ड पर्सन एज अ जनरल रूल क्या है, इररिलेवेंट है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब हम चलो करते हैं इसको, इलिस्ट्रेशंस को करते हैं, ठीक है। इलिस्ट्रेशंस देखिए प्लीज। नाउ क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज वेदर डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, कि ए की जो डेथ है वो पॉइजन से हुई थी। तो ओपिनियंस ऑफ द एक्सपर्ट्स एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन बाय विच ए सपोज टू हैव डाइड आर रिलेवेंट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई किसी को पॉइजन खा गया, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि भाई किसी को पॉइजन हो जाता है तो उसके सिम्टम्स नजर आते हैं, किसी का झाग निकलता है, किसी की स्वेलिंग हो जाती है, किसी का शरीर नीला पड़ जाता है, इट दे आर काइंड ऑफ सिम्टम्स। तो उन सिम्टम्स को एनालाइज करके एक एक्सपर्ट बताता है कि हाँ भाई इसकी जो डेथ है वो स्नेक बाइट से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका ओपिनियन है, यहाँ पे जो उसका ओपिनियन है वो रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। पहली इलस्ट्रेशन तो ये कहती है। अब दूसरी इलस्ट्रेशन आई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है, ठीक है। ये क्या कहती है कि द क्वेश्चन इज वेदर एट द टाइम ऑफ डूइंग अ सर्टेन एक्ट, कोई एक्ट करके बाद जब अभी एक्ट हो रहा था, was by reason of unsoundness of mind या फिर incapable of knowing the nature of the act or that he was doing was either wrong or contrary to law। मतलब कोई एक व्यक्ति है, कोई एक बंदा है, वो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिसको उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं है, वो अनसाउंड माइंड है, वो पागल है, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो कॉन्सिक्वेंसेज को नहीं देख सकता, वो इनकेपेबल है जानने के लिए कि भाई वो जो एक्ट कर रहा है वो क्या है, और या तो फिर वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, लॉ के अगेंस्ट है। तो अगर ऐसा कोई एक्ट हो रहा है, ठीक है, नाउ तो तब क्या होगा उस सिचुएशन में, द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स अपॉन द क्वेश्चन whether the symptoms exhibited by a that particular person commonly show the unsoundness of mind and whether such unsoundness of mind usually renders person incapable of knowing the nature of the acts which they do or not, or of knowing that what they do is either contrary to law are relevant। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आप हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ हैं,
जा रहे हैं अपने रास्ते पे, एक बंदा है यहाँ पे अजीब से तरीके से एक लठ लेके भागे जा रहा है और वो आपके पीछे भागने लग गया आपको मारने के लिए कि भाई तब तो मारूंगा, और तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारा सडन रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन ये होगा कि यार ये पागल है कि तू मारेगा क्या? आप इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे ना कि क्या हो गया, तो पागल है क्या, मारेगा? डंडा लेके आ रहे हो, मारने जा रहे हो। तो आपका एक ओपिनियन वहाँ फ्रेम होगा। क्यों? आपके दिमाग में क्या चीज़ आएगी? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक करे, पागल है क्या? तो दैट इज़ द थिंग कि अगर यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज थी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, कहीं पे भी देखा है, चाहे मूवीज़ में देखा है, चाहे रियल लाइफ में कहीं देखा है, तो आपका एक ओपिनियन फ्रेम हुआ है कि ऐसे जो हरकतें हो रही हैं, दिस इज़ नॉट एन नॉर्मल थिंग, ठीक है ना? तो अगर कोई कर रहा है तो दिस इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, तो हो सकता है कि वो पागल हो। तो आपके दिमाग में आएगा पागल है कि मारने को आ रहा है, तो उसे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कर रहा है। इस सिचुएशन में जो आप ओपिनियन देंगे वो भी एक तरीके से एक्सपर्ट ओपिनियन कहलाएगा एंड दैट विल बी रेलेवेंट, दैट विल बी रेलेवेंट, ठीक है? वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो नॉर्मल एक बंदा भी जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, एक बिलीफ है, बेसिकली एक जजमेंट दे रहा है, तो वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है? चलिए सी देखते हैं। अब सी कहती है कि द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय ए, अनदर डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड विच इज प्रूव्ड और एडमिटेड टू बी रिटन बाय ए, ठीक है? तो एक डॉक्यूमेंट है, उसको देखना है कि ए ने लिखा है, अनदर डॉक्यूमेंट है जो कि प्रूफ हो चुका है, कि एडमिट हो चुका है कि हाँ भाई ये उसी ने लिखा है, ए ने, हैंड राइटिंग जो है ए की ही है, इज रिटन बाय ए। तो अब उनको कंपैरिजन करना है। तो द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द क्वेश्चन वेदर टू डॉक्यूमेंट्स वर रिटन बाय द सेम पर्सन और डिफरेंट पर्सन आर रेलिवेंट। क्या अब ये जो कंपैरिजन है, भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये मैंने लिखा, ये प्रूफ हो चुका है, एडमिट हो चुका है कि हाँ भाई ये मैंने लिखा है। अब कोई थोड़े टाइम बाद एक और आया यहाँ पे डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने, कोर्ट चाहती है कि ये पता करना है कि ये इस डॉक्यूमेंट मैंने ही लिखा है या किसी और ने लिखा है। तो कोर्ट क्या करेगी? खुद एनालाइज कर सकती है, ये तो है ही। उसके बाद अगर उसको और भी सारा डिटेल में जाना है, उसको ओपिनियन लेना है, तो दे कैन गो फॉर ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स कि हाँ भाई ओपिनियन ले लेते हैं एक्सपर्ट्स का। एक्सपर्ट का ओपिनियन जो भी हो, चाहे रिलेवेंट हो चाहे ना हो, मतलब चाहे वो कहे कि सेम पर्सन का है या डिफरेंट पर्सन का है, इससे मैटर नहीं करता। वो जो कंपैरिजन करके बताएगा वो उनका ओपिनियन यहाँ पे रेलेवेंट होगा। दैट इज़ नॉट बाइंडिंग। कोर्ट उस पर चाहे रिलाई कर सकती है देख के कि हाँ पे कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना क्रेडिबल है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो वो यहाँ पे देख लेगी। तो ये हो गया आपका 45 सेक्शन, ठीक है? आज इतना ही करेंगे, I mean, थोड़ा सा और है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? उसके बाद जो है हम लोग इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ केस लॉज भी हैं और एक्सपर्ट फिटनेस में जो है मेडिकल ओपिनियन वगैरह, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट क्या हो गया कि आपकी 45 to 51 में है, ठीक है? तो कोई डायरेक्टली परसीव किया हुआ है वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना? कोर्ट को वो करना है, ये भी हमने देख लिया। और ओपिनियंस और बिलीव्स जो थर्ड पर्सन के, वो जनरली क्या होते हैं? इनएडमिसिबल होते हैं, ठीक है ना? ये भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है? बट सर्टेन है कि हाँ भाई इश्यूज अगर कोर्ट के पास ऐसे कोई आते हैं जो उन पे उनको ओपिनियन फ्रेम करना है, तो रिलेशन टू सब्जेक्ट मैटर वो उस एक्सपर्ट के पास जा सकती है, उस एक्सपर्ट से पूछ सकती हैं जो उसका पर्टिकुलर फील्ड में उसको नॉलेज है, ठीक है? तो दिस इज़ द रीज़न कि हाँ भाई जो एक एविडेंस है जो करता है कुछ कंडीशंस में, जैसे फॉरेन लॉ में, साइंस में, आर्ट में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है? तो इसमें कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट को बहुत केयर और कॉशन रखना है। ये नहीं है कि हाँ भाई उसको इन्फ्लुएंस कर दिया गया है किसी तरीके से, जो एक्सपर्ट है उसको पैसे देके या उसको किसी कैश और काइंड में, मतलब किसी भी तरीके से उसे इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, डरा धमका के उससे कोई काम करवाया गया है। बहुत सारे रीजंस होते हैं और ये होते भी हैं, तो इसलिए उन पे अल्टीमेटली रिलाई करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो कोर्ट को खुद भी देखना है कि हाँ भाई अगर कोई और ऐसे एविडेंसेस हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं मेडिकल ओपिनियन को, या ओपिनियन को, मेडिकल ओपिनियन नहीं सॉरी, ओपिनियन को, अगर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को बेसिकली अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर वो इनकन्सिस्टेंट है तो उस पर कोर्ट को देखना होगा कि भाई कि उसको प्रूफ करने के लिए वो अदर कोरोबरेट करेगी, ठीक है? अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन तो कोर्ट का ही होगा, ठीक है ना?
तो अब जैसे ट्रैकिंग डॉग वगैरह हो गए, आपने देखा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको जो ट्रेन करता है उनको ज़्यादा नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो ये कॉमन जो लोग हैं उन लोगों की उसमें नहीं है, जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग वो दे रखी है, अप टू देम है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल जो है बेसिकली नेसेसिटी के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन एडमिटिंग एक्सपर्ट ऑफ एविडेंस इज एविडेंस फाउंडेड ऑन नेसेसिटी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी क्रिएट हो रही है, अब नहीं आ रहा तो वी आर गोइंग टू डाई। तो नाउ इसमें एक चीज़ है कि अगर एक्सपर्ट जो है डेड हो जाता है, ठीक है, मिल नहीं रहा, तो वो सेक्शन 60 में आप उनका प्रोडक्शन ऑफ जो बुक है वो हम डील करेंगे बाद में, पर यहाँ पे वो उससे कनेक्टेड है कि प्रोडक्शन ऑफ जो बुक है वो सेक्शन 60 में जो है लाई जा सकती है, ठीक है। नाउ इट इज़ अ वेल सेटल्ड दैट कि हाँ ओपिनियन जो एक्सपर्ट का है वो मोर रिलायबल नहीं है, ऐसा नहीं कि वो मोर रिलायबल है देन द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस जो कि कोर्ट में दे रहा है, ठीक है, किसी फैक्ट को फाइंडिंग के ऊपर, ठीक है, सोल टेस्टिमनी के ऊपर एक on an expert opinion is not generally is not mandatory, ठीक है ना, कि भाई करना है, ये तो कोर्ट देखेगी, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितनी रिलायबल है ये। हाँ, जहाँ पे ये आ जाएगा कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि एक्सपर्ट ओपिनियन कुछ कह रहा है, कोर्ट कुछ कह रहा है, तो कोर्ट अपना ओपिनियन अपने फ्रेम कर सकती है, ये कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। और खाली अनसेफ, इट इज़ अनसेफ कि हाँ भाई आप खाली उसकी कन्विक्शन कर दो किसी की, कि एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है यहाँ पे कि सब्सटेंशियल कॉरोबरेशन होनी चाहिए, सब्सटेंशियल कॉरोबरेशन इज नेसेसरी, है ना। तो दिस इज योर रिलाइंग टू द 45, ठीक है। तो आज ये करते हैं, इतना ही किया है, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। इसके बाद कल हम करेंगे कुछ केसेस भी करेंगे, डिफरेंस करेंगे कि एक ऑर्डिनरी विटनेस में और एक एक्सपर्ट विटनेस में क्या अंतर है, ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं है, कॉर्पोरेशन किस तरीके से की जाएगी, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसमें एक केस और है, आप लिख लीजिए अपना नाम, इम्पॉर्टेंट केस है, मनु शर्मा वर्सेस एनसीटी दिल्ली का केस है, ठीक है, ये आपका 2010 का केस है। तो इसमें कहा था कि जो एक्सपर्ट है ना उनको भी ना क्या करना है, एक जो एक्सेप्टेड गाइडलाइन है, ठीक है, उनको फॉलो करना है, उनको भी एक्सेप्टेड गाइडलाइन जो है उनको फॉलो करना है। वो जो अपनी रीजनिंग दे रहे हैं वो भी किसी बेसिस पे होनी चाहिए, उनकी लॉजिकल रीजनिंग जो भी है, ठीक है, वो किस पे होनी चाहिए, एक एक्सेप्टेड गाइडलाइन के थ्रू उन्होंने करनी चाहिए। वो जिस कंक्लूजन पे आ रहे हैं उसके पीछे भी एक सोल बेटा बेसिकली एक ठोस सबूत होना चाहिए, ठोस उनके पास एक नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज़ की रीजनिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसा है तो ये इसलिए है, ठीक है। तो ये आपका कहा गया था मनु शर्मा वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली वाले केस में, ठीक है। कल हम करते हैं आगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। सो डन फॉर टुडे, ओके, कल करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और टिल देन आप लोग रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो please click the like button and don't forget to subscribe my channel. Till then, bye bye, take care.